हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम लोग अभी कर रहे थे सीजीपीएससी के लिए भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने एग्रीकल्चर को बहुत ही डेप्थ में खत्म कर लिया है। अब एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बेसिक एक चीज इंट्रोडक्शन टाइप से बताना चाह रहा हूं। वो है कि अभी हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम भूगोल की बात करें तो जो सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम रेनफॉल के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, मॉनसून, सीजन्स, वेजिटेशन और जितने भी हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन में जब हम बात करते हैं मेजरली हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं अर्थात आर्थिक भूगोल की बात करते हैं। आर्थिक के तौर पर सबसे पहला जो होता है एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर है हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में खत्म कर लिया है। अब एग्रीकल्चर करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है मिनरल्स और इंडस्ट्रीज। ये दोनों जो टॉपिक हैं, क्या क्या औद्योगिक भारत में विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद भारत के जितने भी मिनरल्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जैसे जब हमने एग्रीकल्चर पढ़ा तो एग्रीकल्चर पढ़ने के पहले क्या हम लोगों ने देखा था, सॉइल देख लिया था, हम लोगों ने वेजिटेशन देख लिया था, जिसके आधार पर हमें क्या मिला, हमें पता चल गया कि कैसे अब खेती की जा सकती है, कौन कौन से तत्व, इन तत्वों के बारे में हमें बेसिक पता था, जिसके आधार पर हमने बेसिक डिविजन्स क्लासिफाई किया था। याद कीजिए एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ठीक है। अब उसी आधार पर जब हम मिनरल्स और इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के पहले एक जरूरत है कि हम भारत की जियोलॉजी के बारे में पढ़ लें, ठीक है। जियोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जियोलॉजी अर्थात यदि हम बात करें भूवैज्ञानिक संरचना, तो भारत का जो भूगोलिक कंस्ट्रक्ट है, सॉरी भूवैज्ञानिक कंस्ट्रक्ट है अर्थात जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो कैसा है आज हम देखेंगे। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। मान लीजिए ये है अर्थ का सतह है, अर्थ का सरफेस है, और यदि इस सरफेस के हम नीचे जाके जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी संरचना, उसके कंस्ट्रक्शन को स्टडी करते हैं तो वो हमारा आ जाता है जियोलॉजी में। और वहीं पर जब हम अर्थ के ऊपर के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं और उसे एक रीजन, एक क्षेत्र के आधार पर उसे स्टडी करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जियोग्राफी, ठीक है। अंतर क्या होता है, अब देखिए मूल शब्द यदि दोनों में देखेंगे तो मूल शब्द है जियो। जियो का मतलब होता है अर्थ अर्थात पृथ्वी। यदि हम पृथ्वी का जो अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उनका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं क्षेत्र के आधार पर, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ज्योग्राफी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि याद कीजिए हमने सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, मृदा का क्लासिफिकेशन, तो हमने एरिया के बेसिस में, रीजन के बेसिस में सॉइल को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था। याद कीजिए ब्लैक सॉइल कहां पर है, डेक्कन के पठार पर है। ऐसा ही हमने बात किया था जो एल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, वो कहां पर पाया जाती है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पाई जाती है। तो हमने इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पढ़ा, एक रीजन के आधार पर, एक क्षेत्र के आधार पर पढ़ा, इसीलिए ये भूगोल का पार्ट है। लेकिन ये जियोलॉजी के लिए करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें भारत, ये पूरे विश्व की, पृथ्वी की संरचना के बारे में हम जाएंगे। तो अंदर कितनी लेयर्स हैं, कैसे बनी, कितनी लेयर्स हैं, उनकी कब संरचना हुई, कब उनके बीच में विभाजन हुआ, तापमान कैसे नीचे जाने में बढ़ता है, क्या तापमान घटता भी है कभी, इस तरीके की सारी चीजें जब हम करते हैं तो वो हो जाता है जियोलॉजी के बारे में। अब प्रश्न ये उठता है, सर मैंने सीजीपीएससी का सिलेबस देखा है और सीजीपीएससी में कहीं पर भी जियोलॉजी नहीं लिखा है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसी वजह से इस टॉपिक को हम सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना ये दोनों पॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ ज्योग्राफी, अर्थ भूगोल में हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। कौन से 2 पॉइंट्स पढ़े, समझने के लिए मिनरल्स और इंडस्ट्रीज। जितना समझने के लिए रिक्वायर्ड होगा इन दोनों को उतना ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। बात समझ में आई। तो अब मैं आपको शुरुआत सीधा सीधा करता हूं कि ये होता क्या है और जब हम भूवैज्ञानिक चीजों को पढ़ रहे हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं।
तो एक टाइम स्केल होती है भूवैज्ञानिक टाइम स्केल, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब ये टाइम, ये बड़ा सा चार्ट देके बिल्कुल घबराना नहीं है। क्या हमें इसे याद करना है? बिल्कुल याद नहीं करना है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो मैं बताऊंगा, उसे ध्यान रखिएगा, वो काफी रहेगा। तो सबसे पहले आपसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि यदि मैं आपसे पूछूंगा या आप मुझसे कुछ पूछते हैं कि सर आप कल दिन भर क्या किए, तो कल यानी कि यस्टरडे आपने क्या किया, तो मैं क्या करूंगा, आपको डिटेल में बता सकता हूं कल मैंने क्या किया। तो मैं बता सकता हूं, मैं सुबह 6 बजे उठा, 7 बजे नाश्ता किया, 8 बजे नहाया, 9 बजे एक क्लास लिया, 11 से 12 में पढ़ा, अपना पीपीटी बनाया, 2 से 5 में फिर एक क्लास लिया, 6 से फिर मैं ये किया। इस तरीके का एक एक घंटे का ब्रेकअप करके मैं आपको बता सकता हूं। मान लीजिए मैं 5 दिन पहले का आप मुझसे पूछते हैं, सर 5 दिन पहले जो था उस दिन आपने क्या किया दिन भर, मुझे थोड़ा सा कम याद रहेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑलमोस्ट मैं सुबह उठा था, दो सुबह सुबह उठने के बाद नाश्ता वाश्ता किया हूंगा, दोपहर को मेरी क्लास रहती है, मैं क्लास लिया हूंगा, शाम को फिर मैं कुछ काम से गया हूंगा, रात को मैं सो गया। इस तरीके से बताऊंगा। मान लो मैं आपको 5 साल पहले की बात पूछता हूं या 10 साल पहले की बात पूछता हूं कि आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? 10 साल पहले सर मैं 7th क्लास में था, मैं 10th क्लास में था, इतना ही बता पाओगे ना। 10 साल पहले का आप क्या घंटे घंटे के हिसाब से इंफॉर्मेशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। यही जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का बेसिक है। तो यदि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखें तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? वो इस प्री कैम्बियन पीरियड से होती है। ठीक है। अब ये जो है, ये टोटल पृथ्वी का आज की डेट में देखें तो ये 86% अभी तक जितना समय निकला है वो 86% इसी में रहा है, प्री कैम्बियन पीरियड में। तो फिर इसको लेकिन कोई भी अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये बहुत पुरानी बातें हैं, हमें मनुष्य को इतना पता ही नहीं है कि इस समय क्या क्या घटित हुआ। ठीक है। इस वजह से हमने कैसा कर दिया, जैसे हमें 10 साल पहले 15 साल पहले की कोई चीज बताई जाती है तो हमने एक ब्रॉड पिक्चर ड्रॉ कर देते ना, अरे मैं 6ठी क्लास में था, वैसे ही यहां पर क्या बोल दिया गया कि इसी काल पे विश्व की अर्थ की संरचना हुई, कुछ कुछ फीचर्स हुए, क्या क्या हुए इस टाइम स्केल में बताए गए हैं। अब जैसे जैसे आप देखोगे क्या हुआ, पास आते गया समय, तो इंसान ने क्या किया, इस टाइम स्केल को और छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया। और अभी का जो विभाजन है, यदि आप देखोगे क्वाटरनरी, टर्शरी, ये आता है सेनोजोइक पीरियड में। तो सेनोजोइक में आप देखोगे सबसे रीसेंट 2 विभाजन है, उसके बाद ये और ज्यादा आगे विभाजन होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल कल की खबरें हैं, कल की खबरें मैं घंटे घंटे तक बता सकता हूं। तो इस आधार पर आप देखोगे जितना जो रीसेंट जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समय बढ़ते जा रहा है, जितना हमारे पास आते जा रहा है, हमें उसके बारे में जितनी भी खबरें हैं, इंफॉर्मेशन है, ज्यादा है, तो हमने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इस टाइम स्केल में डालने का प्रयास किया है। बात आई समझ में? अब इसके बारे में हम जानते हैं, तो मुख्यतः यदि हम डिवाइड करें इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जो आपको जानने की जरूरत है, सबसे पहले होता है प्री कैम्ब्रियन, दूसरे नंबर पर आप डिवाइड करो पेलियोजोइक, तीसरे नंबर पर आप कर दो मीजोजोइक और फिर कर दो सेनोजोइक। ये 4 नाम आपको ध्यान रखना है। बट यदि हम इसकी संरचना देखें, इसका जो क्लासिफिकेशन है किस हिसाब से है, वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो स्टडीज करी जियोलॉजी की उसके आधार पर है। यदि हम इंडिया की स्टडीज देखें तो इंडिया ने क्या किया, इन सारे को अपना खुद का नाम दे दिया। जैसे कि जो प्री कैम्ब्रियन में इंडिया में खास स्टडी नहीं हुई है, तो आप देखोगे ये आर्कियन ही कहा जाता है, इसका एक सब यूनिट है आर्कियन, वो आर्कियन ही कहा जाता है। लेकिन यदि हम पेलियोजोइक की बात करें तो इंडिया में इसे मोटा मोटा पुराना कहते हैं। इसके बाद मीजोजोइक की हम बात करें तो मीजोजोइक के जो अवशेष हैं इंडिया में बहुत ज्यादा कम मिलते हैं, फिर भी कुछ मिलते हैं, तो इस समय को द्रविडियन कहा गया है, और जो सबसे लेटेस्ट है उसे आर्यन कहा गया है। ये तीनों बेसिस पे इंडिया ने डिवाइड किया है। तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको कौन से नाम याद रखना है, वो याद रखना रहेगा प्री कैम्ब्रियन जो आर्कियन है, उसके बाद यदि आप देखोगे पैलियोजोइक पुराना, और मेसोजोइक एंड जो सेनोजोइक है उसका नाम क्या होगा, द्रविडियन एंड आर्यन रिस्पेक्टिवली।
बात समझ में आ गई? तो ये सबसे पुराने से लेकर सबसे रीसेंट इस क्रम में ऊपर तक जा रहा है। बात समझ में आई? अब एक एक को उठाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जब हम आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एक चीज समझिए, ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है उसका सबसे ज्यादा पुराना ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। तो एक सिंपल सी बात है, जब अर्थ बनी तो अर्थ बनी क्या हुआ, बहुत ज्यादा हॉट थी। इतनी ज्यादा हॉट थी कि पूरा का पूरा जो अंदर जो सब्सटेंस था वो मॉल्टन मटेरियल में था, मैग्मा के फॉर्म में था। वो बिल्कुल आग जैसे लगी होती है, जो हम ज्वालामुखी का रूप देखते हैं उस प्रकार में मेल्टेड फॉर्म में था। तो ऐसे फॉर्म में क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे अर्थ का इंटीरियर कूल होने के लिए क्या हुआ, यहां से बहुत सारे ज्वालामुखी निकले। और जैसे जैसे ज्वालामुखी निकले, जब वो ज्वालामुखी ठंडे हुए, उससे जो चट्टान बनी, उसे ही हम जो पहली बार जो बनी उसे हम कहते हैं आर्कियन रॉक्स। यानी कि जब ये सिंपल आप मान के चलो, ये चट्टान से लावा निकला और ये जब ठंडा हो गया, इसके ठंडे होने के बाद, सॉलिडिफाई होने के बाद जो रॉक सिस्टम बनता है उसे हम कहते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। बस इतना सही है। अब ये ज्वालामुखी से निकला है, तो क्या इस पर कोई भी प्रकार के जैविक तत्व फाउंड होंगे? फॉसिल मिलेगी? नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, पहली चीज। दूसरी, ये इतना पुराना है कि उस समय यदि कोई लाइफ एग्जिस्ट करती भी होगी तो हमें नहीं पता है। यदि क्या लाइफ एग्जिस्ट करती थी, हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि हमें नॉर्मली किससे मिलता है, जो फॉसिल, जो पत्थरों के बीच में रहती है अवशेष, उससे ही पता चलता है, जैविक अवशेष से, कि क्या उस समय जीवन था। बट क्योंकि ये मैग्मा में है, इस वजह से यदि कुछ रहा भी हो गया तो वो जल गया, इसलिए हमें फॉसिल की कोई भी जानकारी नहीं है इस पीरियड के बारे में। तो इसे कहते हैं अजोइक पीरियड। अजोइक मतलब जिसमें कोई भी फॉसिल ना हो, जिसमें कोई भी जैविक तत्व नहीं पाए गए हो। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे आर्कियन रॉक की, तो हुआ क्या, अब यहां जब लावा गिरा तो लावा क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे क्रिस्टलाइज हुआ, धीरे धीरे ये चट्टान के रूप में कन्वर्ट हुआ। क्यों धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ? क्योंकि जो पूरा विश्व का जो अर्थ का तापमान था वो बहुत ज्यादा था उस समय। तो धीरे धीरे तापमान कम होते गया, तो ये हजारों सालों में क्या हुआ, ये चट्टान बनी। इस वजह से जो इसके जो दाने हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन नेचर के हैं। और इसी कारण आप देखोगे ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने भी मिनरल्स हैं, मेटालिक मिनरल्स बहुत ही अच्छी मात्रा में इस रॉक्स में पाए जाते हैं। ये बेसिक है। ठीक है, हम आगे मिनरल्स के बारे में बात करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अब एक बात और समझिए, जैसे ही हम समझते हैं इसकी बात, तो ये जो है, ये पूरा का पूरा आर्कियन रॉक एक फाउंडेशन की तरह एक्ट किया, जिसमें आगे जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं इस रॉक के सतह पर हुए हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, फाउंडेशन है, एक बेसमेंट है, जिसके ऊपर आगे जो है सारी नींव खेली गई है भारत और विश्व की संरचना की। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार है। यहां पर आप देखोगे मुख्यतः इस क्षेत्र में आज की डेट में भी आर्कियन पाया जाता है। पहले कहां था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था आर्कियन में ही आता था। लेकिन क्या हुआ, बाद में हमने पढ़ा है, यहां पर डेक्कन लावा निकला, डेक्कन के क्षेत्र में मैग्मा निकला, और यहां पर आज की डेट में हम देखेंगे डेक्कन ट्रैप की जियोलॉजी है। तो यानी कि सबसे नीचे क्या है, आर्कियन रॉक, उसके ऊपर जो है डेक्कन का जो लावा प्लेस हो गया, और यहां पर इस तरीके की संरचना बन गई। मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो जियोलॉजिकल बेसमेंट है वो आज की डेट पर किस पर बेस्ड है, पूरे की पूरे विश्व की स्थित है आर्कियन पर। ठीक है, इसी के ऊपर सारी की सारी जियोलॉजिकल हिस्ट्री बनी हुई है। ठीक है, अगला यदि हम, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बहुत प्रकार के मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत समय लगा, वो लावा में ही तो सारे मिनरल्स हैं। वो मिनरल जब धीरे धीरे ठंडे हुए तो क्या हुआ, ये सेपरेट होते गए और एक साथ क्रिस्टलाइज हो गए, और वही आज की डेट में हम वहीं से माइनिंग करते हैं, वहीं से हम ओर्स को निकालते हैं। तो जितने भी आपको मेटालिक मिनरल्स के नाम आ रहे हैं, जैसे कि लोहा यानी आयरन,
कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट, जो भी याद आ रहे हैं मेटालिक मिनरल्स, एंड बहुत सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स इसमें मिलते हैं। तो यानी कि आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बताया, ये कहां है, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में है। ठीक है, पूरे के पूरे क्षेत्र में है, लेकिन क्या हुआ, आगे जब हम पढ़ेंगे तो बाकी क्षेत्रों में कोई और जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया तो आज की डेट में ये कितने में एग्जिस्ट करता है, ये मुख्यतः आप देखोगे पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार, इस प्रायद्वीपीय पठार के 2/3 हिस्से में आज की डेट में एग्जिस्ट करता है। उसमें भी यदि हम देखेंगे तो कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसके अक्रॉस स्प्रेड है। एक यहां पर जो आता है ये नीलगिरी, दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो इधर आता है बंगाल जेनेसिस, और तीसरे नंबर पर यदि आप देखोगे तो ये आएगा बुंदेलखंड जेनेसिस। अब देखो, यानी कि ये 3 खंड, और चौथा है ये अरावली के पूर्वी क्षेत्रों में। अब देखिए हुआ क्या, अब ये जो मैग्मा निकला, जो लावा निकली, उससे जो पत्थर बना उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट। जब ग्रेनाइट में सालों साल एक बहुत ही ऊंचा तापमान और प्रेशर दबाव लगता है तो ग्रेनाइट एक दूसरे रॉक में, चट्टान में बदल जाता है जिसे हम कहते हैं जिनेस। तो आप देखोगे जहां पर भी आर्कियन रॉक, आर्कियन की चट्टानें पाई गई हैं, वहां सिर्फ 2 चट्टान हैं, 2 रॉक हैं, या तो ग्रेनाइट या तो जेनेसिस। जो पुराना क्षेत्र है वहां पर क्या पाया जाएगा, जेनेसिस। जहां सतह के ज्यादा नीचे है, जहां पर तापमान ज्यादा है, दबाव ज्यादा है, तो वहां पर जेनेसिस पाया जाएगा। वहीं सतह के ऊपरी तरफ, यानी कि सतह है, तो यहां इन क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सा पाया जाएगा, ग्रेनाइट पाया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़े क्षेत्र में आर्कियन का जो है विस्तार पाया गया है। अगला रॉक हम देखते हैं, वो है धारवार। तो अब धारवार क्या हुआ, 2500 से 1800 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखिए हुआ क्या, हमने अभी क्या बात करी, ये वॉल्केनो निकला। ठीक है, इसके आसपास से क्या हुआ, वॉल्केनो की वजह से चट्टान बनी। ठीक है, ये चट्टान बनी और धीरे के धीरे समय के साथ क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सूख गया, सॉलिडिफाई हो गया और एक कड़ी चट्टान बन गई। अब समय के साथ क्या हुआ, ये जो चट्टानें बनी इसमें क्या हो गया, अपरतन होने लग गया, इरोजन होने लग गया, और इसके जो चट्टान से जो मिट्टी, बालू और जितने भी सब्सटेंस निकले, उससे फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक नई लेयर बनी। धीरे धीरे मिट्टी, कंकड़ और सारे सब्सटेंस मिलते गए, जिसमें फिर से जब दबाव लगते गया तो फिर से वो एक चट्टान बन गई। इसे कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि छोटे छोटे कणों से बनी है, छोटे छोटे सेडिमेंट से बनी है, और इसी वजह से जब लगातार दबाव पड़ा और तापमान ज्यादा रहा तो एक नए प्रकार की चट्टान बनी जिसे हम कहते हैं धारवार चट्टान। ठीक है, धारवार प्रणाली। धारवार प्रणाली सिस्टम समझ में आ गया क्या है, जब जो पुराना आर्कियन सिस्टम था इसमें क्या हुआ, अपरतन हुआ और इसके जो सेडिमेंट्स हैं उससे एक नई चट्टान बनी, उसे ही कहा जाता है धारवार। अब यदि हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो मुख्यतः धारवार एक प्लेस है, कहां पर है, धारवार एक प्लेस है कर्नाटक में, और इसी के पास है बेलारी। यही जो है इसी के आधार पर सबसे पहली बार जो सेडिमेंट स्टडी किए गए थे वो धारवार में ही स्टडी किए गए थे, इसी वजह से इसको धारवार कहा जाता है। बात समझ में आई। यदि इसके देखें तो यहां पर भी इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में पाई गई हैं, जैसे कि आप देखोगे छोटा नागपुर, एक बड़े से छोटा नागपुर रीजन में, ये देखो ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर रीजन में, अरावली के पूर्वी पोर्शन में पाया गया है। ये जो है जैसे कि हमने बोला धारवार और बेलारी डिस्ट्रिक्ट के आसपास पाया गया है, और साथ ही साथ मेघालय प्लेट्यू में, मेघालय के पठार में भी पाया गया है। तो ये मैप आपको हर का छोटा छोटा ध्यान में रखना है, इसी के जरिए आप लिखोगे। कई बार डायरेक्ट 2 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कि आर्कियन का स्ट्रेच बनाओ, तो उसमें आपको थोड़ा सा आर्कियन का लिखना पड़ेगा, और जो भी है मैप, जैसे इसके इसमें धारवार है तो ये छोटा सा मैप आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा। कई बार प्री में भी क्वेश्चन आता है, प्री में आने की संभावना इस टॉपिक से कम है। ठीक है, ये जो हो गया। अब देखिए ये जो हमने देखा धारवार कैसे बना, ये पुराना रॉक जो था आर्कियन, जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा रिच था मेटालिक कंटेंट्स में, जब उससे एक नया पत्थर बना
तो जितना भी मेटालिक कंटेंट था वो और ज्यादा बढ़ गया। इसी वजह से आप देखोगे धारवाड़ जो होते हैं आर्थिक तौर पर यदि देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे बेहतरीन होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यहां पे आपको हर प्रकार के जो है मेटालिक यानी कि धानित्व जो है मिनरल मिलेंगे। आप देखोगे यहीं पर गोल्ड मिलता है आपको, यहां पर आपको हरा संगमरमर तो एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा आप देखोगे कॉपर में जो मध्य प्रदेश में जो बेल्ट है बालाघाट और मलाजखंड की, वहां पर कॉपर मिलता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उड़ीसा में एक आयरन की बेल्ट है, वो आयरन की बेल्ट में ये देखो ये जो है उड़ीसा की बेल्ट है, यहां पर क्या मिलेगा? आयरन। यहां पर आपको बालाघाट के क्षेत्र में कॉपर मिलेगा, ठीक है, और यहां पर आपको फिर से आयरन मिलेगा। तो ये क्यों रॉक अच्छा है? क्योंकि इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रहा है, बहुत ज्यादा फायदे हो रहा है। तो अगली बार जब हम आर्थिक भूगोल को पढ़ेंगे तो हम कनेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं कि यहां पर कौन सा है, धारवाड़ है, और धारवाड़ क्या होता है, मेटालिक कंटेंट में धनित्व धातु में अच्छे होते हैं। इसी वजह से यहां पे लोहा का जो कंटेंट है ज्यादा पाया गया है, और इसी वजह से आप देखोगे यहां पे लोहे का खनिज होता है। ठीक है, ये कर लिया। अब लोहा यहीं पाया जा रहा है, लोहे का खनिज हो रहा है, इसी वजह से लोहे का जो इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डलेगी वो भी इसी के आसपास डलेगी। तो यदि ये हमें पता रहेगा तो हमें आगे का क्लासिफिकेशन करना फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है, यानी कि आप देखो ये कॉपर, आयरन, मैंगनीज, सोना, क्रोमियम, जितने भी मेटालिक है, और मेटालिक में भी Fe आयरन बेस्ड मेटालिक हैं, वो सारे के सारे भारत में कहां मिलते हैं? धारवाड़ की प्रणाली में मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहां पर फिर से जो हम बात करेंगे पुराणास की। अब देखो ये जो पुराना है, याद कीजिए इसका जो हमने नाम पढ़ा था वो क्या था? प्री कैम्ब्रियन। याद है? अभी तक देखिए हम कहां पे थे, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ प्री कैम्ब्रियन में थे। और इस प्री कैम्ब्रियन में हमने क्या किया था? अभी हमने दो चीजें पढ़ी इसमें, पहला पढ़ा आर्कियन और दूसरा पढ़ा धारवाड़। दूसरे नंबर पर हम आ जा रहे हैं पेलियोजोइक, इसको हम बोल रहे हैं पुराना। तो अभी हमने सबसे बड़ी जो पूरे पृथ्वी की हिस्ट्री थी उसे पढ़ लिया है, अब हम पुराना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुराना में पढ़ते हुए पुराना को फिर से हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है, एक होता है विंध्यन और दूसरा होता है कडप्पा। ठीक है, इस तरीके से होता है। कडप्पा जो है, फिर अब देखो फिर चट्टानें बन गई, चट्टानों का क्या होगा? फिर से अपरतन होगा। अब इसके बाद जो नई चट्टानें बनेंगी वो फिर से क्या होगा? छोटे छोटे सेडिमेंट्स बनेंगे। उन छोटे छोटे सेडिमेंट्स के बनने के साथ क्या होगा कि समय आगे निकलेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे, वो चट्टान के जो सेडिमेंट्स निकले धीरे धीरे दबते जाएंगे, कंप्रेस होंगे, और समय के साथ फिर से एक नए रॉक्स निकलेंगे। उसे ही हम जो कह रहे हैं वो पुराना कह रहे हैं, जिसमें एक आएगा विंध्यन, दूसरा आएगा कडप्पा। कडप्पा में कुछ भी खास नहीं है। कडप्पा में यदि आप देखोगे इसका जो गठन कैसे हुआ हमने पढ़ लिया, फॉर्मेशन कि ये जो आर्कियन एंड एक और कौन सा है, आर्कियन के बाद वाला जो दोनों, आर्कियन बेसिकली आर्कियन ही है, आर्कियन का फिर से अपरदन हुआ, तो क्या हुआ? ये एक नए टाइप के रॉक्स बने जिसमें हम कडप्पा सिस्टम कहते हैं। इसके बाद वाले को हम विंध्यन कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका गठन हुआ। यदि हम और बात करेंगे तो कडप्पा जो है आंध्र प्रदेश में एक प्लेस है, वहां से ये पाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही प्रमुख भाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ में कडप्पा का पाया गया है। दूसरा क्षेत्र आप देखोगे आंध्र प्रदेश में कडप्पा रीजन है, एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है उसमें पाया गया है। और जो अरावली का जो पर्वत है उसकी जो कोर है वो किससे बना है? वो इसी कडप्पा से ही बना है। बात समझ में आई? यदि हम इसकी यूटिलिटी बात करें तो क्या हो रहा है, अब इसकी जो यूटिलिटी है कम हो जाती है। इसमें कोई भी मेजर प्रकार के जो मेटालिक ओर्स हैं नहीं पाए जाते हैं। इसी वजह से यदि हम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के सेंस से देखे जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। अब प्रश्न ये आता है, सर उसी से तो निकले तो कहां चले गए? हुआ ऐसा कि अब एक बार हमने ऑलरेडी देख लिया, एक बार टूटा,
फिर उसके बाद तो डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। तो खनिज के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, यहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही अच्छी नीति नहीं मानी जाती है, उसे निकालना अनइकोनॉमिकल रहता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। तो ये जो है कडप्पा। कडप्पा के साथ ही दूसरा जो आता है वो आता है विंध्यन। विंध्यन के बारे में फिर से हम बात करें तो इसका भी हमने देख लिया कैसे इसका गठन हुआ। फिर से यदि हम बात करें आर्कियन और जो धारवार है दोनों का क्या होगा, धीरे धीरे अपर्दन होगा, तो जो सेडिमेंट्स बनेंगे उससे जो बनेगा वो विंध्यन कहलाएगा। अब विंध्यन है मुख्यतः आप देखोगे तो विंध्या की जो पहाड़ी है वो गुजरात से लेकर बिहार तक जाती है, बिहार यहां सासाराम तक जाती है। तो इसी पूरे के पूरे पहाड़ के आसपास जो पत्थर की प्रणाली है उसे कहा जाता है विंध्यन सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बहुत ही खास बात है। अच्छा, अब कई लोग बोल रहे हैं सर यहां तक जा रही है लेकिन मैप में तो यहीं पे दिख रहा है। यदि आप देख रहे हो मैप में तो मुख्यतः इतना ही दिखा रहे हैं। इसका रीजन क्या होता है कि ये गया है अंदर यहां तक भी, बट हम आगे देखेंगे आगे क्या हुआ, यहां पे हिमालय का राइज हुआ, उसकी वजह से यहां से जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स आए, जलोढ़ पदार्थ आए, उससे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किससे में बन गया, कन्वर्ट हो गया। फाइनली जाकर यहां पर एल्यूवियल सॉइल बन गई और ये पूरा का पूरा रीसेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। भूवैज्ञानिक तौर पर ये सबसे ज्यादा नया डेवलपमेंट हुआ है। इसी वजह से इस पूरी मिट्टी के नीचे चले जाता है ये वाला भाग और हमें उसका आउटक्रॉप, आउटक्रॉप शब्द का मतलब होता है इसका हमें ओपनिंग जो सरफेस में नहीं दिखती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसे मैप में केवल इतने क्षेत्र में ही दिखाते हैं, उसका आउटक्रॉप नहीं है बेसिकली। ठीक है, अब तो मुख्यतः कौन से क्षेत्र में है, विंध्यन क्षेत्र में है। अब यदि आप एक बात देखोगे इस क्षेत्र के बारे में तो सबसे पहले क्या है, ये अरावली के पश्चिम भाग में स्थित है और विंध्यन की पहाड़ी के आसपास यानी कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का नॉर्थ साउथ ईस्ट क्षेत्र यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दिल्ली तक ये जाता है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। इस प्रकार का जो क्षेत्र है आप यहां पर बता सकते हो। यदि हम इसके खनिज की बात करें तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि हम पत्थरों के आधार पर बात करें जैसे कि चूना पत्थर हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये जो है यहां पर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी में जब लाइमस्टोन में परिवर्तन होता है तो वो आगे जाके मार्बल बनता है। तो यदि आप देखोगे जितने भी मुगल पीरियड में या अभी भी जो मेजर पत्थरों की बिल्डिंग बनी है वो क्या है, वो इसी विंध्यन के पत्थरों से बनी हो। चाहे वो आप देख लो रेड कुतुब मीनार ले लो, रेड सैंडस्टोन तो इतना कॉमन था, चाहे वो तुगलक पीरियड में ले लो, चाहे वो मुगल के पीरियड में ले लो, हुमायूं, बाबर तो खैर पहले हो गया, बाबर ने कोई मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, अकबर ले लो, शाहजहां ले लो, सब के सब का जो मेजर कंस्ट्रक्शन है वो किससे हुआ, इन्हीं विंध्यन के माउंटेन से। एक्सेप्ट शाहजहां की लेटर डेज में वो किससे बनाए थे, वो मार्बल से बनाए, वो मुख्यतः उन्होंने मरकन मार्बल राजस्थान से लिया था। ठीक है, तो ये जितने भी हैं रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन या जितने भी अलग टाइप के पत्थर हैं ऑर्नामेंटल पत्थर, वो सब विंध्यन में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा लाइमस्टोन चूना पत्थर पाया जा रहा है, मतलब कि आज की डेट में जितने भी सीमेंट उद्योग होंगे उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इसी वजह से आप देखोगे यहां पर, अब फिर से देखो इस बात को, ये देखो ये कौन सा क्षेत्र है, यदि छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सेंट्रल रीजन देख रहे हैं अपन, यानी कि ये बिलासपुर बेल्ट तक ये जा रहा है। ठीक है, ये कवर्धा रीजन से आगे जाकर ये जा रहा है बिलासपुर तक। इसी वजह से आप देखोगे यदि सीमेंट प्लांट देखोगे तो बिलासपुर के आसपास बहुत सारे हैं। क्यों है बिलासपुर के पास, क्योंकि वहां पर लाइमस्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है चूना पत्थर, क्योंकि यहां पर विंध्यन रॉक सिस्टम है। बात समझ में आई, इस तरीके से हमको कोरिलेशन समझना पड़ेगा। अगली हम बात करते हैं ड्रेविड चट्टान प्रणाली के बारे में। अब देखिए मैंने जहां आपको बताया था कि ये जो है बहुत ज्यादा भारत में नहीं पाया जाता है, याद कीजिए। ठीक है, ये जो है मीजोजोइक को हम कहते हैं ड्रेविडियन, ये भारत में कोई बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि इस समय में हुआ क्या था, जो भारत था वो अंटार्कटिका का पार्ट था। ये वाला जो पार्ट था एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट था गोंडवाना लैंड,
उसका भारत पार्ट था। तो भारत में जो भी जहां पर जो पेनिनसुला प्लेट्यू था, प्रायद्वीपीय पठार, वो बहुत ज्यादा ऊंचा था समुद्र से। इस वजह से कोई भी मेजर सेडिमेंट्स यहां पर नहीं पाए गए हैं। कुछ सेडिमेंट जो पाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय जहां पर आज है वहां पर पाए गए हैं, क्योंकि उस समय तक हिमालय बना नहीं था। इसी वजह से यह स्थिति है। तो इस वजह से यदि आप द्रविडियन की बात करो तो द्रविडियन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इसके जो सेडिमेंट्स हैं मात्र हिमालय में पाए गए हैं, जो उस समय बना नहीं था। इस वजह से जहां पर आज की चोटियां है हिमालय, उसके यदि हम नीचे डिग करेंगे तो वहां पर हमें कुछ द्रविडियन सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, रॉक सैंपल। आखिरी जो है वो हम बात करेंगे आर्यन रॉक सिस्टम। अब आर्यन रॉक सिस्टम में देखिएगा 3-4 मेजर हैं। सबसे पहले एक गोंडवाना, फिर डेक्कन ट्रैप और फिर रीसेंट सिस्टम्स। अब इसमें जो गोंडवाना सिस्टम है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अब देखिए हुआ क्या, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। जैसे हम आज की डेट में बात करते हैं भारत की, ठीक है, ये जो भारत है इस तरीके से, कुछ मैंने शॉर्ट में मैं ऐसे ही बता दिया भारत है। तो ये जो स्ट्रक्चर है भारत का, ये कैसे बना? क्या ये एक प्लेट पहले से ही थी? ऐसे नहीं थी। यहां पर छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं क्रेटॉन। अब ये जब क्रेटॉन क्या होता है, मिलते हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, ये एक दूसरे में लिपट जाते हैं। ऐसे ही यदि हम देखें तो भारत की जब संरचना हुई, नीचे धारवाड़ क्रेटॉन था, फिर बस्तर क्रेटॉन, सिंहभूम क्रेटॉन, और इस तरीके से मेजर क्रेटॉन ये थे। यहां पर अरावली क्रेटॉन और बुंदेलखंड क्रेटॉन थे। तो ये जो थे अलग अलग क्रेटॉन्स थे। जब लगातार ये एक दूसरे की तरफ मूव करते रहे तो क्या हुआ, समय के साथ ये एक ही बन गए। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज ये एक मेरे पास पेपर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पेपर को फाड़ दिया। अब मैं कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लूं, इस पेपर को मैं चिपकाने की कोशिश करूं, कुछ हद तक हो सकता है चिपक जाए, बट ये जो दरार रहेगी ये एक वीक प्लेन बन गया। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, सबसे पहले यही प्लेन टूट जाएगा। ऐसा ही कुछ हड्डी में ही होता है, ऐसा ही कुछ भारत के केस में भी हुआ। तो ये जब क्रेटॉन्स एक साथ मिल गए, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार बन गया। लेकिन आगे की स्टोरी क्या हुई कि यहां पर इन क्षेत्रों के आधार पर जब वापस से क्रस्टल मूवमेंट हुआ, यानी कि जो चट्टान नीचे से पृथ्वी की चट्टान हिली, तो क्या हुआ, इन दरारों के अलोंग ये क्रेटॉन्स अलग अलग हो गए। और उस समय जितने भी यहां पर जो चिपके थे, तो वहां पर जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी ट्रीज थे, एनिमल्स थे, सब वो इस गड्ढे में जाके गिर गए। और वही जब गड्ढा सालों सालों तापमान लगा, वही गड्ढा जब उसमें तापमान और दबाव पड़ा, टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो हमको क्या देता है आज की डेट में, कोल। तो यही जो कोल है हम बात करेंगे गोंडवाना पीरियड में। तो जो भारत में जो कोल है वो आज की डेट में वो सारा का सारा गोंडवाना पीरियड का है। और वो क्यों बना वो भी आपको समझ में आ गया अब। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जो क्रेटॉन्स के मूवमेंट थे वो धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जब गए, उसकी वजह से जो दरारें क्रिएट हुई थी, जो रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी क्रिएट हुई थी, उसमें क्या हुआ, जितने भी ट्रीज प्लांट्स थे वो अंदर उसमें चले गए। इसकी वजह से पूरा का पूरा सबमर्जेंस हो गया, और वही दबाव और तापमान की वजह से कोल का फॉर्मेशन हुआ। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में कोल कहां कहां पाया जाता है, तो देखो ये आपको दिख रहा है, ये महानदी रिफ्ट आपको दिख रहा है, ये है कोरिया वाला। यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये वाला कोरिया का क्षेत्र है। यहां नीचे बिलासपुर, सरगुजा, जो भी कोयले वाले क्षेत्र हैं वो इस महानदी रिफ्ट में आएंगे, गोदावरी रिफ्ट में आएंगे, या यहां की कोई रिफ्ट में आएंगे। 3 रिफ्ट मेजर बनती है, उन्हीं 3 रिफ्ट के आसपास आएंगे। तो पूरे के पूरे भारत का जो कोल है वो इसी समय बना, गोंडवाना पीरियड में। 98%, 2% टर्शरी में बनता है, 98% जो कोल है इसी समय ऐसे ही मैकेनिज्म से बना। बात समझ में आई? तो इसी वजह से अब मैं कोल को सारे रिलेट कर सकता हूं। क्या इसी स्टोरी से मुझे इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं या क्या क्या मिनरल्स हैं वो समझ में आ गया? वो भी मैं कर सकता हूं। इसके बाद कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी समझ में आ गया कि ये जो है दामोदर नदी की घाटी, महानदी, ये ब्रह्मांडी नदी,
पेनगंगा एंड गोदावरी नदी। हम आगे जब देखेंगे तो यही वो सारे क्षेत्र हैं जहां पर कोयला आज की डेट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जुरासिक इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्कन ट्रैप की। भैया डेक्कन ट्रैप तो हम लोग इतने बार बात कर चुके हैं कि अब तक तो आपको रटा जाना चाहिए। क्या देखा है हमने कि जब एक युग था जिसका नाम था क्रिटेशियस युग, ठीक है, ये क्रिटेशियस में बार बार आपको यूज करते आया हूं। अब आपको मैं इसी में दिखा देता हूं जियोलॉजिकल्स में। ये देखिए, ये जो है ये क्रिटेशियस युग, यानी कि ये मीजोजोइक पीरियड की हम बात कर रहे हैं। मीजोजोइक पीरियड में एक युग है क्रिटेशियस युग, ठीक है। इस युग में हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ था, बहुत सारा लावा निकला था। तो जब हम बार बार क्रिटेशियस युग बोलते हैं वो मीजोजोइक में आता है, वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर है। आज आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत बार हम बात किए हैं क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, पश्चिम महाराष्ट्र में यहां पर क्या हुआ था, बहुत सारा लावा निकला था। और ये जो लावा था बहुत ज्यादा क्या था, गाढ़ा नहीं था, इस वजह से विस्कस ना होने की वजह से इस स्रोत से निकलकर वो पहले पूरे महाराष्ट्र में फैला। उसके बाद महाराष्ट्र से ये उत्तर की तरफ गया जहां पर ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गया, और उसके बाद यहां से ये कथियावाड़ में भी गया गुजरात में। इसी वजह से आप देखोगे इस मैग्मा की जब चट्टानें बनी तो इसमें हम बात कर चुके हैं, मुख्यतः जो चट्टान कौन सी थी, बसाल्ट की चट्टानें थी। और इसके बाद भी हमने बात किया जब ये बसाल्ट की चट्टानें टूटी तो इसकी वजह से कौन सी मृदा बनी थी, काली मिट्टी बनी थी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो यदि क्षेत्र हम बात करें तो क्षेत्र जहां पर भी ब्लैक सॉइल है उन्हीं क्षेत्रों में आप देखोगे कि यहां पर डेक्कन ट्रैप पाया जाता है। मुख्यतः महाराष्ट्र, मालवा मध्य प्रदेश का, कथियावाड़ गुजरात का, कुछ रीजन ऑफ तेलंगाना, कुछ रीजन ऑफ कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हम इसके मिनरल्स की बात करें तो भैया कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई भी अच्छे मिनरल्स नहीं मिलते, क्योंकि यहां पर इसी वजह से क्या होगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे तो खनिज अच्छे से नहीं होगा। कुछ मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि बॉक्साइट मिलते हैं, फिर यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंटल स्टोन्स मिल जाते हैं, कुछ पत्थर मिल जाते हैं। याद कीजिए हमने एक चीज ब्लैक सॉइल की बात करी थी। ब्लैक सॉइल क्या होता है, सेल्फ प्लॉइंग होती है। सेल्फ प्लॉइंग का मतलब क्या होता है, हमने बात की थी कि ये गर्मी में क्या होती है, अपने आप क्रैक्स आ जाते हैं, फैल जाती है, और जैसे ही बरसात होती है, ठंड का सीजन होता है, वो क्रैक्स भर जाते हैं। इसी वजह से इसके लिए यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जितने भी मटेरियल चाहिए रहता है वो इस मिट्टी से अच्छा खासा मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग यदि आपके दिमाग में आया होगा, आप कंसंट्रेट करके पढ़ रहे होंगे कि सर एक बात समझ में नहीं आई कि जब आपने धारवार पढ़ाया तो आपने क्या बोला कि लावा मैग्मा से निकला और ये मैग्मा बहुत अच्छी क्वालिटी का था, इसी वजह से जब जो धारवार से निकला, जब टूटा तो यहां पर बहुत अच्छा मेटालिक कंटेंट था। लेकिन वही चीज जब आप बोल रहे हो डेक्कन ट्रैप के लिए, तो डेक्कन ट्रैप भी तो इसी मैग्मा से निकला, लेकिन इसमें मेटालिक कंटेंट क्यों नहीं है, आ सकता है सवाल। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो धारवार है बहुत पहले बना है। ठीक है, उस समय जो तापमान था बहुत ज्यादा था, ये मुख्यतः सतह के नीचे बना है, तो इसमें क्या हुआ है, मिनरल्स धीरे धीरे बहुत सालों साल में ठंडे हुए हैं, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसमें क्या हुआ, जो भी मेटल कंटेंट था वो इतना धीरे धीरे होने की वजह से सेपरेट हो गया। आज की डेट में जब लावा निकलता है तो उसका तापमान 200, 500, 800, 900 डिग्री के आसपास रहता है, वहीं अर्थ का तापमान 25-30 डिग्री का है, तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। इतना जल्दी ठंडा होता है तो होता क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेपरेट नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से आप देखोगे डेक्कन ट्रैप अभी अभी लावा सूखा है। इसी वजह से क्या हो गया, अभी अभी मतलब जियोलॉजी के टर्म्स में, जियोलॉजिकल के टाइम स्केल में देखें तो ये बहुत रीसेंट इवेंट है। इसी वजह से यहां पर आप देखोगे वो सेग्रीगेशन नहीं हो पाया, मेटालिक कंटेंट्स अलग से सेपरेट नहीं हो पाए, और उसी वजह से ये इश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये जो है दो और हम बात करेंगे, एक टर्शरी पीरियड है और दूसरा जो है क्वाटरनरी पीरियड है। तो टर्शरी पीरियड जो है इसे हम कहते हैं सेनोजोइक एरा का। यहां पर और ज्यादा बात करोगे, सेनोजोइक एरा में क्या हुआ था, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जब हिमालय उठा तो यहां पर बहुत सारे बदलाव आए।
इसी पीरियड में क्या होता है, इसे कहा जाता है टर्शरी पीरियड। ठीक है, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रों में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। तो कौन कौन से क्षेत्रों में आएगा ये वाला एरिया, टर्शरी एरियाज, जहां पर आज की डेट में हिमालय है, तो वो सारे बता दोगे। अब यदि हम खनिज क्षेत्रों में बात करें, खनिज के टर्म्स में, तो हिमालय में जो है कोई बहुत ज्यादा खनिज के मटेरियल पाए नहीं जाते हैं। यदि आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, थोड़ा सा कोयला पाया जाता है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा, तो कोयला पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ा मोड़ा कोयला जम्मू एंड कश्मीर में भी पाया गया है। ज्यादातर जो पाया गया है वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन पाया गया है। लेकिन न्यूट्रिएंट या मिनरल कंटेंट के हिसाब से हिमालय एक पुअर जोन है जहां पर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट जो हम बात करते हैं वो है एकदम ही रीसेंट क्वाटरनरी पीरियड, और उसमें क्या हुआ था, उसमें जो हुआ ग्रेट इंडियन प्लेन्स का गठन हुआ। तो जब हिमालय बन गया, ठीक है, एक बार आप देखो पूरा का पूरा हिमालय बन गया, तो हिमालय से हम बात करें हैं कि क्या हुआ, धीरे धीरे सेडिमेंट्स नीचे आते गए हैं, और जितने भी एल्यूवियल प्रोडक्ट्स हैं, एल्यूवियल आइटम्स हैं, जलौढ़ पदार्थ हैं, वो क्या हुए, धीरे धीरे हिमालय नदी से नीचे लाते गए। और इसकी वजह से आप देखोगे यहां पर एक उत्तरी क्षेत्र में एक बड़ा सा मैदानी क्षेत्र बना जिसे हम ग्रेट इंडियन प्लेन कहते हैं। तो यदि जियोलॉजिकल हिस्ट्री के आधार पर हम बात करें, भूवैज्ञान के आधार पर, तो ये जो है क्षेत्र सबसे ज्यादा नया हो गया, इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी पीरियड। और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये कौन सा है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है टर्शरी पीरियड में। तो ये आप देख लिए, ये टर्शरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। इसके बाद ये वाला क्षेत्र हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कौन सा है, डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप। इसके अलावा ये भी मैंने आपको बताया, प्रायद्वीपीय पठार का 2/3 क्षेत्र किससे कवर्ड रहता है, वो रहता है आर्कियन रॉक से कवर्ड रहता है। छोटे मोटे जो बचे कुचे क्षेत्र हैं, जैसे ये जो पीले देख रहे हैं, यहां पर सेडिमेंट जो सी ओशन में, तटीय क्षेत्रों में क्या हुआ, वेव्स भी कुछ जलौढ़ पदार्थ लगा के यहां पर डिपोजिशन करती हैं। तो ये जो है इस तरीके से मेजर क्लासिफिकेशन है। बाकी जो छोटे मोटे क्लासिफिकेशन है, जैसे कि विंध्यन हो गया, ये वाले क्षेत्र में आप देखोगे विंध्यन है, बचा खुचा कडप्पा हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर मैप के जरिए आपको बनाना आना चाहिए। यदि विंध्यन इंडिविजुअल पूछा तो आपको पूरा जैसे मान लीजिए प्रश्न में आया सिर्फ विंध्यन के बारे में, तो आपको विंध्यन में उसका जो मेजर आउटक्रॉप्स हैं, कौन सी 2 जगह है, वो एक तो सेंट्रल इंडिया में है, मध्य भारत में, जहां पर जो विंध्यन माउंटेन है उसके पास सिचुएटेड है, जिसमें आप वेस्ट ऑफ अरावली के पश्चिम, इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार तक इसका आउटक्रॉप जाएगा, लेकिन आपको मुख्यतः मध्य प्रदेश और वेस्टर्न सीजी तक दिखाना रहेगा। लेकिन मान लीजिए पूरा का पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री पूछा तो आपको पूरा का पूरा भारत का मैप बना के इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क करना रहेगा और बनाना रहेगा। ये जो चीज है, कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी आपको इस टॉपिक में, जैसे कि जो मेजर आउटक्रॉप्स, तो एक एक 2-2 चीज याद करनी है। बाकी जो है मैं कोशिश किया हूं कि ज्यादा आपको याद ना करना पड़े, उसी आधार पर मैंने आपको पढ़ाया है। कुछ बुक्स में आप यदि आप देखेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा आपको। मैं खुद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो है इंटरव्यू तक दिया हूं इसी जियोलॉजी ऑप्शनल के साथ। मेरा जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था, तो जियोलॉजी का जो ऑप्शनल रहता है आईएफएस लेवल पर, वो काइंड ऑफ मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उससे और पीएचडी लेवल के मिड में रहता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तक का मैंने कवर आउट किया है जियोलॉजी, बट आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने कवर अप कराने की कोशिश करी है, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग लगा के पढ़ सको। और इसी से रिलेशन में हम जब मंडे को बाकी टॉपिक्स कैचअप करेंगे, मिनरल्स और इंडस्ट्री, इसी को बेस बना के हम क्या कोशिश करेंगे, उनको ज्यादा अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।